हेलबॉन्ड सीजन 1 एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत द ट्रुथ को लेकर बनाई एक डॉक्यूमेंट्री से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि कहानी 4 साल आगे बढ़ चुकी है और अब द न्यू ट्रुथ काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है और अब इसका चेयरमैन पेस्टर किम है। और अब लोग पेस्टर किम, द न्यू ट्रुथ और एरोहेड के बारे में बात करने से बिल्कुल डरते हैं। लोग इनके बारे में अकेले में भी बुराई नहीं करते। इनफैक्ट द न्यू ट्रुथ की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि पुलिस के लोग भी उनके भक्त बन चुके होते हैं और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और अब इतनी सारी पावर होल्ड करने की वजह से ही द न्यू ट्रुथ और एरोहेड के सारे क्राइम छुपा लिए जाते थे और द न्यू ट्रुथ की तरफ से फेक क्राइम रेट दिखाए जाते थे, जिनके अंदर क्राइम रेट दिन ब दिन घटते हुए दिखाई देते थे। अब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम देख पाते हैं कि पार्क के घर को द न्यू ट्रुथ ने म्यूजियम बना दिया है और साथ ही उस कैफे को भी म्यूजियम बना दिया गया है, जिस कैफे के अंदर जो पर हेलबॉन्ड ने हमला किया था। अब इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम देख पाते हैं कि जिन लोगों को लेकर अब भविष्यवाणी होती है, उनमें से कुछ लोग अपने परिवार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अकेले में कहीं सुनसान इलाके में जाकर अपनी भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस समय में जिन लोगों को लेकर भी भविष्यवाणी की खबर बाहर आती थी, उन लोगों के मरने के बाद उनके परिवारों को बड़ी नीची नजरों से देखा जाता था। उनके परिवारों को पापियों का परिवार कहा जाता था और सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनसे दूर भागती थी। अब हम बाय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक जर्नलिस्ट था और अब वो एक टीवी नेटवर्क के अंदर को प्रोड्यूसर बनकर काम कर रहा था। और बाय के घर पर हाल ही में एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ था और बाय ने ही अपने प्रोडक्शन हाउस को मिले कॉन्ट्रैक्ट पर द न्यू ट्रुथ के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था। और अब हम देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद द न्यू ट्रुथ के चर्च का ऑफिसर यूजी कुछ करेक्शन करने के लिए बोलता है। यूजी बाय को बोलता है कि पार्क के सीन के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक तुमने लगा रखा है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा इमोशनल है, इससे लोग पापी को लेकर सिंपैथी दिखाने लगेंगे, तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज करो। और अब हम देखते हैं कि बाय यूजी के करेक्शंस को सुनकर उससे बहस करने लगता है और उसे बोलता है कि हम सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं कर सकते, तुम क्या चाहते हो, हम भी तुम्हारी कठपुतली बन जाएं जैसे बाकी मीडिया नेटवर्क बन चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि यूजी बाय की बात को सुनकर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो उससे ये बोलकर चला जाता है कि डॉक्यूमेंट्री तुमने ठीक ठाक ही बनाई है, मैं चेयरमैन से जाकर कहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे बताए के करेक्शंस पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी डॉक्यूमेंट्री तुम्हारी ठीक है। अब हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि बाय को छोड़कर बाकी सभी लोग द न्यू ट्रुथ से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इनफैक्ट बाय के प्रोडक्शन हाउस का बॉस भी द न्यू ट्रुथ वालों से डरता है और इसी वजह से जब बाय यूजी से बहस कर रहा होता है तो प्रोडक्शन हाउस का बॉस बाय को चुप कराते हुए बोलता है कि जैसा यूजी बोल रहे हैं तुम वैसे ही करेक्शन करो और जब तक डॉक्यूमेंट्री री एडिट ना हो जाए तब तक घर मत जाना। और अब हम देखते हैं कि बॉस के ऑर्डर्स की वजह से बाय अपनी बीवी और बच्चों को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पाता। और अब जब बाय ये बात अपनी वाइफ सॉन्ग को बताता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो उसके बच्चे की वीडियो बनाकर उसे भेजेगी और वो अपना काम जल्दी खत्म करके आए। अब बाय कॉल को कट करने के बाद अपने वीडियो एडिटर के पास जाता है और उसे डॉक्यूमेंट्री फिर से एडिट करने के लिए बोलता है। जब बाय अपने वीडियो एडिटर को डॉक्यूमेंट्री एडिट करने के लिए बोलता है तो उसकी वीडियो एडिटर बाय को बोलती है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट नहीं है, वो तुम्हारे प्रोड्यूसर पार्टनर जुनवो के पास होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाय को अपने वर्किंग पार्टनर जुनवो की फाइल में से एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर मिन की कंपनी का नाम लिखा होता है, मगर अब ये कंपनी लोन प्रोवाइडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर थी और इसी विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखा होता है युंगप्योंग फिशिंग स्पॉट। अब इससे पहले कि बाय कुछ और देख पाता, वहाँ पर जुनवोन आ जाता है जो बाय से अपना कार्ड लेकर अपनी बीवी के साथ बाहर जाने का बहाना बनाकर सारा काम बाय के ऊपर थोप कर चला जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब सॉन्ग अपने बच्चे की वीडियो बनाने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वही साया जो भविष्यवाणी करता है वो उसके बच्चे की भविष्यवाणी कर रहा होता है। और अब वो साया सॉन्ग के बच्चे से बोलता है कि तुम्हारी मौत ठीक 3 दिन बाद 9:30 पर हो जाएगी। अब एक तरफ तो सॉन्ग अपने बच्चे की होने वाली मौत को लेकर रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब बाय अपनी वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है तो तभी रास्ते में जुनवो की वाइफ का कॉल बाय को आता है जो उसे पूछती है कि क्या जुनवो उसके साथ है। बाय जुनवो की वाइफ का सवाल सुनकर उसे बोलता है कि नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, वो तो इनफैक्ट ये बोलकर ऑफिस से जल्दी निकल गया था कि उसे आपके साथ कहीं जाना है। और अब जुनवो की वाइफ ये बात सुनकर बाय से बोलती है कि जुनवो अब तक घर नहीं आया है और हाल ही में कुछ लोन कंपनी वालों से उसने बहुत सारा लोन लिया था क्योंकि जुनवोन को जुए की लत लग गई थी। जुनवोन की वाइफ बाय को ये सब बताने के बाद उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो जुनवोन को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अब जुनवोन की वाइफ की परेशानी देखकर बाय उससे बोलता है कि ठीक है, मैं बाय को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उसे ढूंढकर आपके पास लेकर आता हूँ। और अब बाय जुनवोन की वाइफ से बात करने के बाद बाय को ढूंढने के लिए उसी लोकेशन के पास पहुंच जाता है जिस लोकेशन का नाम मिन की कंपनी सोडो लोन के कार्ड के पीछे लिखा हुआ था। और अब बाय जैसे ही उस फिशिंग स्पॉट पे पहुंचता है तो वैसे ही उसका पीछा करते करते एरोहेड के कुछ गुंडे भी वहां पर आ जाते हैं और फिर वो बाय की गाड़ी रुकवाने के बाद उसके साथ मोरल पुलिसिंग करने लगते हैं। वो उसे उसकी हेडलाइट ठीक करने को बोलते हैं, वो उससे ये बात पूछने लगते हैं कि वो सोल से इतनी दूर दराज इलाके में क्या करने आया है, कहीं उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं है या फिर वो यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं करने आया। और अब बाय एरोहेड के गुंडों के सवाल सुनकर उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर बस हवा खाने आया हूँ और साथ ही कुछ सीन शूट करने आया हूँ क्योंकि मैं एक टीवी नेटवर्क के अंदर काम करता हूँ तो मुझे लोकेशन ढूंढने का दिन में टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं लोकेशन ढूंढने के लिए रात में निकलता हूँ। और अब एरोहेड
के लोग बाय का जवाब सुनकर उसके जवाब से कन्विंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं। पर अब एरोहेड के लोगों के जाने के बाद बाय जब जुनवो को उस लेक के आसपास ढूंढने लगता है तो उसे जुनवो अकेले बैठा हुआ मिल भी जाता है। और अब जब बाय जुनवो के पास जाता है तो जुनवो रोते रोते उसे बताता है कि मुझको लेकर भविष्यवाणी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद किसी भी तरीके से मेरे परिवार को शर्मिंदगी और बेइज्जती झेलनी पड़े, क्योंकि अगर एरोहेड के लोगों को ये बात पता चल गई कि मुझको लेकर भविष्यवाणी हुई है तो वो मेरे परिवार को जीने नहीं देंगे, वो उन्हें परेशान करके रख देंगे। अब जुनवो आगे बोलते हुए बताता है कि बाय तुम जाओ यहाँ से और ऐसा दिखाना कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आए और तुम मुझसे यहाँ पर कभी नहीं मिले, और मेरे मरने के बाद सोडो ग्रुप सब कुछ संभाल लेगा। वो मेरे गायब होने को लेकर इस तरीके से दिखाएंगे कि मैंने जुए के चक्कर में काफी सारा लोन ले लिया और फिर जब लोन चुकाने की बारी आई तो फिर मैं कहीं पर भाग गया। और अब हमें यहाँ पर समझ आता है कि मिन का सोडो ग्रुप द न्यू ट्रुथ के खिलाफ लड़ते हुए उन सभी लोगों के परिवारों को बचा रहा था जिन लोगों को लेकर भविष्यवाणियां हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाय और जुनवो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं और अब वो जुन को भी पकड़कर पहले तो बुरी तरीके से तालाब के अंदर बहुत मारते हैं और फिर उसके बाद वो तालाब के अंदर जुन को बुरी तरीके से भूनकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब मॉन्स्टर्स के जाने के बाद सूडो ग्रुप के लोग वहाँ पर आते हैं और वो जुनवोन की बॉडी को गायब करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अब यहीं पर बाय की मुलाकात उसके जानने वाले एक टीवी पैनलिस्ट से होती है जिसका नाम योंगजू होता है और ये भी सोडो ग्रुप का मेंबर होता है। और योंगजू अक्सर टीवी पर खुलकर द न्यू ट्रुथ वालों के खिलाफ बातें बोलता रहता था और उनकी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता रहता था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही बाय उससे मिलता है वैसे ही योंगजू बाय से बोलता है कि बाय यहाँ जो भी हुआ उसे भूल जाना, तुम ना तो यहाँ पर आए थे और ना ही तुमने यहाँ पर कुछ भी देखा, क्योंकि यही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा। अब इतना बोलने के बाद सोडो ग्रुप का एक मेंबर बाय को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। और अब हम यहीं पर मिन को भी देखते हैं जो सोडो ग्रुप के लीडर होती है, जो बाय को लेकर अपने मेंबर से बोलती है कि थोड़े टाइम तक बाय पर अच्छे से नजर रखना। और अब सोडो ग्रुप के जाने के बाद हम देखते हैं कि सोडो ग्रुप ने जुनवो से जुड़ी हुई सारी चीजें लेक के आसपास से मिटा दी थी, लेकिन फिर भी सोडो ग्रुप से अपना विजिटिंग कार्ड वहीं पर छूट गया था। अब अगली सुबह होने पर हम बाय को देखते हैं जो अपनी कार के अंदर बेहोश पड़ा होता है और सुबह होते ही जैसे ही उसे होश आता है वैसे ही वो सीधा अपनी वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। और अब जब वो अपनी वाइफ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है तो बाय की वाइफ सॉन्ग उसे वो वीडियो दिखाती है जिस वीडियो के अंदर उस साये ने उनके बच्चे की मौत की भविष्यवाणी करी थी। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम फिशिंग स्पॉट पे देखते हैं कि जुनवो की गायब होने की वजह से वहां पर पूरी पुलिस जुनवो को ढूंढने के लिए आ गई थी, क्योंकि जुनवो के फोन की आखिरी लोकेशन वहीं पर दिखाई दी थी। और अब हम देखते हैं कि पुलिस के साथ साथ वहां पर द न्यू ट्रुथ के लोग भी थे जो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि जुनवो को लेकर भी भविष्यवाणी करी गई है और जुनवो ने अपने परिवार को शर्म से बचाने के लिए खुद को तालाब में डुबोकर मार लिया है या फिर शायद वो कहीं गायब हो गया है। असल में द न्यू ट्रुथ के लोगों को भी अंदाजा था कि कुछ लोग हैं जो भविष्यवाणी होने वाले लोगों को गुमनामी से मरने में मदद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि छानबीन के दौरान द न्यू ट्रुथ वाले लोगों को सीसीटीवी से ये बात पता चलती है कि फिशिंग स्पॉट पर जुनवोन की कार आई थी। अब यहीं पर यूजी को इन्वेस्टिगेशन करते करते मिन के ग्रुप सूडो का विजिटिंग कार्ड भी मिल जाता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।